हेलो एवरीवन, वेलकम टू तासु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का, जिसका भाग 4 है। और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं भारत में यूरोपियन अंग्रेजी भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन से। इसका ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड हो चुका है। ये चौथा पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने करीब 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और अंग्रेजों का वर्चस्व। तो उनसे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उन लोगों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है और बहुत सिंपल भी है। आप लोग भी क्वेश्चन पढ़कर तुरंत आंसर कर दिया करिए, जिससे आपका भी रिवीजन होता रहेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? तो ये बहुत प्यारा सा आंसर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा शुरू की गई थी। इसके बारे में कुछ और जान लें कि भारत में प्रशासनिक सेवा का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो शासन काल था वो 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक, ये पूरा लॉर्ड कॉर्नवालिस का 93 पूरा शासन रहा इनका। और इन्होंने ही, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही प्रशासनिक सेवा का आरंभ किया है, शुभारंभ किया है। 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का भी इन्होंने, 1973 में इन्होंने कॉर्नवालिस कोड का एक कॉर्नवालिस कोड चलाया था। इन्होंने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था। कॉर्नवालिस कोड बेसिकली था कि अब जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था, शक्तियों के पृथक्करण पे आधारित था, तथा उसने बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली भी लागू की थी। तो यहाँ आपको लॉट टू नो लॉट टू डिस्कस काफी जानने को मिला है। क्या क्या चीजें, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए। पहली चीज है, तो इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत की है। कॉर्नवालिस कोड, वाकई इनका नाम भी कॉर्नवालिस था, तो कॉर्नवालिस कोड शुरू किया था। कॉर्नवालिस कोड था बेसिकली क्या, वो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पे लागू था। और बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली भी इन्होंने लागू की थी। तीन चीजें आपको यहाँ पे जानने को मिली हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन हैं? तो ये आपको पता है, लॉर्ड रिपन जो हैं भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। और एक चीज यहाँ पे और जानिए कि भारतीय समाचार पत्र अधिनियम जो था, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम जो था वो 1878 था। 1878 को इन्होंने रद्द कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1878 को रद्द कर दिया था। और भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक जो कहे जाते हैं वो लॉर्ड रिपन कहे जाते हैं। भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? तो भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की थी? तो यही चीज है आपका, रिपन। रिपन ने ही स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी 1882 में। 1882 में रिपन ने अपना कार्यकाल, रिपन का कार्यकाल टोटल था 1880 से 1884, यानी 1880 से 1884 तक इनका था। और प्रत्येक स्वशासन संस्थाएं की थी, चाहे वो ग्रामीण प्रदेशों में हो, स्थानीय बोर्ड में हो, जिलों में हो। ठीक है। और बेसिकली इनका तालुका बोर्ड और नगरों में भी स्थापित किया चुकी थी। तो स्थानीय स्वशासन जो था वो रिपन से संबंधित था। ये भी एक वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन पूछ लिया जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। 1911 में जो है गेटवे ऑफ का इंडिया का निर्माण हुआ था। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे प्लेस्ड है, ये आप लोग कमेंट करके बताएं, कहाँ पे प्लेस्ड है गेटवे ऑफ इंडिया, कहाँ पे प्लेस्ड है? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया था, सबसे पहला समाचार पत्र। और कब शुरू किया था उन्होंने? 1780 में। 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की, इनका पूरा नाम था, प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था। और इसका नाम द बंगाल गजट या द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर भी कह सकते हैं। इसका नाम जो था द बंगाल गजट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द बंगाल गजट। और इसका दूसरा नाम भी था द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर, द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर या द बंगाल गजट था। जेम्स हिक्की ने शुरू किया था 1780 में। किसके शासनकाल के दौरान देसी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था मार्किविस ऑफ हेस्टिंग, जिसको हेस्टिंग कहा जाता है। तो उनका पूरा नाम है मार्किविस ऑफ हेस्टिंग। इन्होंने ही जो समाचार दर्पण नामक
देसी पत्र था उसको जो है प्रकाशित किया था। समाचार दर्पण जो है बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था, बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था, और ये पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1880 में हुआ था, 1880 में इसका प्रकाशन हुआ था। इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया है, 1780 में जेम्स हिक्की ने सबसे पहला जो समाचार पत्र शुरू किया था, द बंगाल गजट। उसी से जुड़ा एक क्वेश्चन ये भी कि समाचार दर्पण जो पत्र था वो प्रकाशित किसने किया था, तो हेस्टिंग्स ने किया था, और ये जो है बांग्ला भाषा में था, और 1880 में जो है इसका प्रकाशन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हेस्टिंग के द्वारा। और इस समय अगर पूछा जाए ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल यही थे। किसके शासनकाल में पूछा गया है, तो शासनकाल किनका था? हेस्टिंग का। लेकिन समाचार दर्पण का जो प्रकाशक था उनका क्या नाम था, तो उनका नाम आप लोग जान लें, नोट कर लें, मार्समैन। मार्समैन ने समाचार दर्पण का प्रकाशन किया था किसके शासनकाल में? हेस्टिंग के शासनकाल में, 1880 में। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया था, तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया था, और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी इन्होंने शुरू किया था। सैन्य सुधारों के अंतर्गत डलहौजी ने तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया था तथा सेना का मुख्यालय इसने शिमला में बनाया था। डलहौजी ने सेना का मुख्यालय की बात करते हैं, शिमला में बनाया था, और 1854 में इसने नया पोस्ट ऑफिस एक्ट शुरू किया था, और डाक टिकटों का प्रचलन आपको पता है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से प्रथम क्या है? सबसे पहली चीजें क्या थी इसमें, तो इसमें क्या था? डुअल गवर्नमेंट थी, डुअल गवर्नमेंट की बात थी, ये सबसे पहले प्रथम था। हम बात करते हैं द्वैत शासन की। द्वैत शासन को दो सरकार या डुअल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, द्वैत शासन। प्रणाली का संबंध किससे है? क्लाइव से, लॉर्ड क्लाइव से है, और किस सन में था? 1765 से 67 तक था क्लाइव का शासनकाल। अस्थायी बंदोबस्त 1793 का संबंध किससे है? कॉर्नवालिस से है। बात करते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं? अस्थायी बंदोबस्त। डुअल वाले जो हो गई आपकी लॉर्ड क्लाइव हो गए, अस्थायी बंदोबस्त का संबंध जो है कॉर्नवालिस से हो गया। सहायक संधि प्रणाली की बात करते हो लॉर्ड वेलीजली हो गए, और गोद की नीति जो हो गई लॉर्ड डलहौजी हो गए। लॉर्ड डलहौजी गोद की नीति, सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलीजली, और अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। बाकी डुअल यानी द्वैत शासन जो है आपको पता है लॉर्ड क्लाइव। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलीजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया था, तो ये था वेलीजली की बात करते हैं तो सहायक संधि के लिए उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों का इस्तेमाल किया था। थोड़ा सा डिटेल्स के बारे में जानते हैं कि रिचर्ड कार्ल वेलीजली, इसका पूरा नाम क्या था? रिचर्ड काले वेलीजली, जिसे मार्क्विस ऑफ वेलीजली के नाम से भी जाना जाता है। 1798 में सर जॉन शोर के पश्चात भारत का गवर्नर जनरल बना था। सर जॉन शोर के बाद जो है वेलीजली गवर्नर जनरल बना था भारत का। उसने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी शासन के अधीन लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? वेलीजली ने किया था। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और ये कब से कब तक था, तो 1828 से 35 तक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और अगर हम बात करते हैं 1833 का जो चार्टर था, जो अपने पद पर करीब 33 से लेकर 35 तक अपने पद पर ये बना रहा। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, तो ये कहा था लॉर्ड वेलीजली। लॉर्ड वेलीजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। तो ये स्वयं को ही अपने बंगाल का शेर कहता था, क्योंकि इसने हैदराबाद को, मैसूर को, तंजौर को, हैदराबाद को, मैसूर को, तंजौर को, और एक्चुअली अवध को भी, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, योम, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर राज्यों के कई सारे राज्यों के साथ इसने जो है सहायक संधि अपना ली थी, और ये खुद को अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। निम्न में से किसके वायसराय काल में रोलैक एक्ट पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रोलैक एक्ट पारित हुआ था, और रोलैक एक्ट पारित हुआ था और किसके? चेम्सफोर्ड का जो शासनकाल था वो था 1916 से 1921 तक। तो रोलैक एक्ट इसी में पारित हुआ था। रोलैक एक्ट पारित किया तो 1919 में पारित हुआ था, तो चेम्सफोर्ड का उस समय शासनकाल था। मैग्ना कार्टा पर किसके शासनकाल में हस्ताक्षर हुए थे?
मैग्ना कार्टा पे जॉन द्वितीय के हस्ताक्षर हुए थे। ब्रिटेन के इतिहास में मैग्ना कार्टा करीब 1215 ईस्वी में जॉन द्वितीय द्वारा हस्ताक्षर करना एक महत्वपूर्ण घटना थी। 73 धाराओं वालों ये जो मैग्ना कार्टा था उसमें 73 धाराओं वाला इस चार्टर पर भारी करों से त्रस्त एवं अधिकारों से वंचित सामंतों, पादरियों व जनता से मिलकर 1215 में राजा जॉन द्वितीय ने इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो गए थे मैग्ना कार्टा पे। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये था अगस्त घोषणा 1917। अगस्त घोषणा 1917 की गई थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लें कि भारत के सचिव जो थे उस समय मॉन्टेग्यू थे, जैसा कि आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़े होंगे, जो 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा किए थे। 20 अगस्त 1917 डेट भी याद रखें, 20 अगस्त 1917 के नाम से जानी जाती है। इसमें इन्होंने कहा कि महामहिम सम्राट की सरकार की नीति यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में, जितने भी उसके विभाग हैं, में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहे तथा स्वशासित प्रशासनिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए उत्तरदायी प्रणाली भारत में स्थापित हो और अंग्रेजी साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। तो पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो ये भी एक चीज जानने वाली बात है कि सबसे पहली बार उत्तरदायी शब्दों का प्रयोग कब किया गया, तो अगस्त घोषणा में किया गया था, जिसकी डेट थी 20 अगस्त 1917। पांडिचेरी में किसके उपनिवेश थे, काफी इंपॉर्टेंट है ये, फ्रांसीसी के थे। ये फ्रांसीसी जो है पांडिचेरी के उपनिवेश थे लगभग काफी। तो ये बात है 1673 की। कौन था उस समय, फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी की नींव डाली थी, फ्रैंको मार्टिन ने, याद रखें नाम। और 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों के कब्जे से डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया था। 1693 में डचों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को से छीन लिया था। और 1699 में संपन्न रिजविक एक समझौता हुआ था, रिजविक समझौता भी याद रखें, रिजविक एक समझौता हुआ था जिसके तहत उन्होंने फ्रांसीसियों को पुनः पांडिचेरी वापस कर दिया था। तो पांडिचेरी किसके उपनिवेश थे, फ्रांसीसियों के, करीब 1673 ईस्वी में। और 1693 आया तो डचों ने जो फ्रांसीसियों से छीन लिया था। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो 1929 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। केरल के कहाँ पे हुआ था, मालाबार का जो क्षेत्र है पूरा वहाँ पे हुआ था, मालाबार का जो क्षेत्र है वहाँ पे हुआ था। 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह, केरल में हुआ था। इस आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन थे, उनका नाम याद रखें, कई बार पूछा गया है, अली मुस्लियार थे इस आंदोलन के नेता। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था, तो ये समाप्त किया था लॉर्ड कैनिंग ने। बात करते हैं 1858 ईस्वी के एक्ट द्वारा भारत राज्य सचिव को उस समय तक डायरेक्टरों के बोर्ड तथा नियंत्रण बोर्ड, दोनों बोर्डों द्वारा शक्तियां प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार 1784 में जब बात आई पिट्स इंडिया एक्ट की, तो वहां पे जो है दोहरी शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। और इस समय कौन वायसराय था, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग एक वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब पूरा कब जो है ब्रिटिश के अंतर्गत लाया गया था, तो ये था 1773 में। 1773 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया था। बात करते हैं 1773 की। भारत में कंपनी के संविधान में परिवर्तन किए गए थे। इस प्रकार कंपनी के एक छत्र राज्य पर ब्रिटिश हुकूमत का नियंत्रण स्थापित होने लगा था। ये सुमेलित करना है आप लोगों को। तो देखिए बेबल की अगर बात करते हैं तो बेबल से था शिमला समझौता। ये एक्चुअली में ये जो अंग्रेज वायसराय हैं वो और उनका शासनकाल रहा है, जो समझौते हुए हैं वो ये पूरे समझौते हैं। तो बेबल का रहा है शिमला समझौता, रीडिंग का रहा है मोपला, वेलिंगटन का रहा है सांप्रदायिक पुरस्कार और लिनलिथगो का रहा है पाकिस्तान के लिए प्रथम मांग। तो ये आप जरूर देख लें।
किस वर्ष में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया था? तो ये बात कर रहे हैं 1885 की, क्योंकि 1857 के क्रांति के बाद काफ़ी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, बहुत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा था, लेकिन काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई थी। तो उसके लिए क्या हुआ था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और सीधे फिर यह नियंत्रण ब्रिटिश के ताज क्राउन में दे दिया गया था। 1858 में भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1858 की अगर बात करते हैं, भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया था, कर दिया गया था, और गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। यहीं से गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना जाने लगा था, ये भी आप लोग याद रखें। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से, जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। आप कमेंट करके ये बताइए कि जो हमारा संविधान है, संविधान में राष्ट्रपति को किस आर्टिकल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है? यहाँ पे मैं कुछ आपको और बताऊंगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की 61 के दो कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। एक तो यह है कि इसमें गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से सम्मत करने का अधिकार दे दिया गया था। और दूसरा था, इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया था। इसी अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया था, और यह अध्यादेश अधिकतम 6 मास के लिए लागू रह सकता है। और वो आप लोग कमेंट करके उसका आंसर जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिकृत किए गए थे? तो कौन से किए गए थे? तो लगभग सभी किए गए थे। नागपुर किया गया था, झांसी किया गया था, और सतारा किया था। इसका शॉर्ट फॉर्म है झांसना, ये याद रखें आप लोग। अगर हम डलहौजी की जो विलय नीति है, डलहौजी की विलय नीति अगर है, हम उसकी बात करते हैं, थोड़ा यहाँ हम लोग डिटेल में जानेंगे। डलहौजी ने जो विलय नीति यानी वेबका सिद्धांत के द्वारा सतारा को 1848 में, जैतपुर या संभल को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में। डेट जरूर याद रखें, मैच द फॉलोइंग के लिए यूपीपीसी में पूछा जा सकता है। नागपुर को 1854 में रियासतों में विलय कर दिया था। जबकि दूसरे आंग सिख युद्ध जो हुए थे, दूसरा आंग सिख युद्ध हुआ था 1848 से 1849 के पश्चात पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिकृत नहीं किए गए थे? तो कौन सा अधिकृत नहीं किया गया था? ग्वालियर जो है ब्रिटिश शाही राज द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था, क्योंकि सतारा को डलहौजी ने 1848 में कर लिया था। सतारा को 1848 में कर ही लिया था। अवध को भी कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में कर लिया था, अवध को कर लिया था 1856 में। और डलहौजी द्वारा जो अधिकृत किया गया था 1843 में, चार्ल्स नेपियर ने 1843 में चार्ल्स नेपियर ने अवध पे भी पूरा अधिकार कर लिया गया था। नहीं, ग्वालियर पूर्ण रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित नहीं हो पाया था। इसका आंसर होगा ग्वालियर। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? तो जनवरी 1901 में लॉर्ड कर्जन ने इसके निर्माण के लिए सुझाव दिया था। लॉर्ड कर्जन ने सुझाव दिया था कि कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया जाए। इसका निर्माण 1906 से लेकर 1921 के बीच हुआ है। कलकत्ता मेमोरियल जो विक्टोरिया मेमोरियल है 1906 से 1921 के बीच में किया गया था। इस प्रकार इसका निर्माण मिंटो और हार्डिंग द्वितीय और चेम्सफोर्ड यानी 3 के शासनकाल में हुआ है। हार्डिंग, मिंटो और चेम्सफोर्ड ये तीनों के शासनकाल में हुआ है। हालांकि इसका निर्माण 4 जनवरी 1906 को लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में शुरू हुआ था। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के अध्यक्ष पर सर विलियम एमर्सन द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल की डिजाइन प्रस्तुत की गई थी। तो इसमें आप 2 आंसर, क्योंकि दोनों चीजें दोनों के शासनकाल में निर्माण कार्य चला था। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, तो ये भेजा गया था सत्ता के हस्तांतरण के लिए वैधानिक व्यवस्था तैयार करना।
सत्ता के हस्तांतरण के लिए वैधानिक व्यवस्था तैयार करना। क्रिप्स मिशन, जिसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं के अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था, वो भारत में कब आया था? तो भारत में आया था मार्च 1942 में। मार्च 1942 में। डेट भी याद रखें, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था। उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था, जो 23 मार्च 1942 को भारत आया था। फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या रही है? तो फ्रेंच इंडिया की राजधानी रही है पांडिचेरी, जिसको डचों ने जीत लिया था और बाद में एक संधि हुई थी, रिजविक की संधि, उसमें उन्होंने वापस कर दिया था। फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडिचेरी थी। 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को पूर्व फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया था और मार्टिन को बाद में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेशों पर निर्भर करती है। वह आदेश किसने पारित किया था? तो वह आदेश पारित किया था फर्रुखसियार ने। 1717 में फर्रुखसियार ने एक फरमान अंग्रेजों को जारी किया था 1717 में, जिसमें 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की छूट थी। केवल आप 3000 रुपये वार्षिक कर दीजिए, कोई चुंगी कर नहीं देना है। तो फर्रुखसियार ने एक ये फरमान जारी किया था। भारत में टेलीग्राफ सेवा इंपॉर्टेंट है, किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी और करीब डेट उस सन था 1852 में हुआ था। और किया किसने था? ओ सैंग नेमी को विद्युत टेलीग्राफ का अधीक्षक नियुक्त किया गया था। ओ सैंग नेसी को इसका अधीक्षक नियुक्त किया गया था टेलीग्राफ सेवा, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1852 में शुरू किया गया था। अंग्रेजों ने भारत और इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? तार संबंध की बात कर रहा है तो ये 1865 में जो है तार संबंध शुरू किया गया था। गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉन लॉरेंस थे। सर जॉन लॉरेंस थे के कार्यकाल में शुरू हुआ था और 1865 ईस्वी में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ या तार सेवा शुरू की गई थी। भारत के निम्नलिखित वायसराय में से किसके समय इंडियन पिनल कोड आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी, ये किस वायसराय के शासनकाल में लाया गया था? तो ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लाया गया था। वायसराय लॉर्ड कैनिंग का जो डेट है कब कब उनका शासन हुआ, 1856 से लेकर 62 तक के कार्यकाल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तीनों पारित किए गए थे। तीनों पारित किए गए थे। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन और अंग्रेजों के वर्चस्व से रिलेटेड थे। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन यूरोपीय कंपनी हो गए। एक या दो वीडियो इस चैप्टर से और आएगा, फिर आपको सेकंड चैप्टर देखने को मिलेगा। तब तक आप रिवीजन करते रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।